Bismillahirrahmanirrahim. Dear aspirants, Assalamu alaikum. बाबर नदीम here. Dear aspirants, आज हम ऑर्डर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑर्डर 6 अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट किया, फ्रॉम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसको कंप्लीट किया, उसको डेप्थ में किया। अब कोई प्रोपोजिशन आ जाए, कोई ऑर्डर राइटिंग आ जाए, वट एवर हैपन, इट विल बी नो मोर इन डिफिकल्ट फॉर यू। सो कंग्रेचुलेशन। आज हम ऑर्डर 7 शुरू करते हैं। वंस अगेन अनफॉर्चुनेटली आज टेस्ट क्विज था तो सिर्फ 3-4 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। वेरी डिसअपॉइंटेड। इवन जो यूट्यूब है वो ये भी बताता है कि कितने लोगों ने आपका लेक्चर देखा। तो आज के लेक्चर, जो कल का लेक्चर था, वो जितना इम्पोर्टेंट था आपने उतना ही डिसइंटरेस्ट उसमें शो किया। तो मर्जी है आपकी, मैं तो आपको सिर्फ कह सकता हूँ। तो फिर ये होगा कि जब आप मेरे साथ नहीं चलेंगे फिर मैं भी क्विट कर दूंगा, फिर पता नहीं मैं कोई 2-3 महीने बाद वापस आऊँगा। तो बेहतर यही है कि आप भी साथ के साथ है पार्टिसिपेट भी करें, कमेंट भी करें, मुझे अप्रिशिएट भी करें, ताकि एक जो ये जो लेंथी सब्जेक्ट है हम इसको जो है वो कंप्लीट कर सकें। अब हम रूल 7 को स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर मैंने मेहनत की है, कोशिश की है कि आपको प्रैक्टिकल तरीके से मैं जो है आपको जो है वो समझा सकूं। कहने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी पेंसिल आपके पास होनी चाहिए। आपने सारी चीज़ें जो है वो एक कागज़ के ऊपर जो है नोट करते चले जाना है, तो वो आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं इसमें कि ऑर्डर 7, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप अपना इंडेक्स बनाएं। जैसे जैसे हम पढ़ते चले जाएंगे आप अपना इंडेक्स बनाते जाएंगे। अगर आपने ऑर्डर 6 का साथ साथ इंडेक्स भी बनाया है तो मैं आई फर्मली बिलीव कि अब आपको वो सारे रूल जो हैं, हालांकि वो रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए, लेकिन वो ज़ुबानी याद हो चुके होंगे आपको। ठीक है, अच्छा अब हम शुरू करते हैं। तो रूल 1 है पार्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड इन द प्लेंट। ठीक है, अच्छा अब हम इसको देखते हैं। पार्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड इन प्लेन, द प्लेन शैल कंटेन द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, द नेम ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज ब्रॉड, यानी कोर्ट का जो नाम होगा वो होगा। द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ, बताने की जरूरत नहीं है। द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट सो फार एज दे कैन बी सर्टेन। ठीक है, क्या मतलब कि प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट का एड्रेस देना है जिस हद तक वो उसको उसका एड्रेस जो है वो कोर्ट को जिस हद तक उसको मालूम हो। ठीक है, तो उसके बाद जो है अगर उसको नहीं मालूम, ठीक है, तो वो फिर आगे चल के कोर्ट ये देखेगी, उससे एफिडेविट लेगी कि ये जो मेरे पास उसका बेस्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज उसका एड्रेस था वो मैंने बता दिया है। फिर कोर्ट लिखेगी कि उसकी आम तरीके से जो कि तामील मुमकिन नहीं है तो कोर्ट थ्रू पब्लिकेशन या सब्स्टिट्यूटेड सर्विस उसको जो है वो बुला सकती है। क्लास डी ये है कि where the plaintiff or the defendant is a minor or a person of unsound mind, a statement to that effect। ठीक है, अच्छा तो अगर वो माइनर है, वो जो है प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, तो प्लेंट में ये बात लिखी जाएगी कि वो माइनर है। ठीक है, द फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एक्शन एंड व्हेन इट अरोज इट, जो फैक्ट्स जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं कॉज ऑफ एक्शन को, और आप ज़रा गेस करें ये वही फैक्ट्स हैं जो ऑर्डर 6 रूल 2 और ऑर्डर 6 रूल 4 के तहत आते हैं। वही फैक्ट्स हैं ना जो उसके कॉन्स्टिट्यूट द कॉज ऑफ एक्शन करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो क्लॉज ई है डेट मस्ट बी रेड विद क्लॉज रेड विद ऑर्डर 6 रूल 2 एंड 4 एंड वन इट रोज, ये भी बताना होगा कि ये जो है ये कब अराइज हुआ। उसके बाद फैक्ट शोइंग द कोर्ट है जुरिडिक्शन, फिर उसमें ये भी लिखा जाएगा कि अगर आपने प्लेंट पढ़ी हुई है कि वो मसलन जायदाद भी भावलपुर में लाया करती है और पार्टीज भी भावलपुर में हैं, तो लिहाजा कोर्ट को जुरिडिक्शन हासिल है कि वो इस केस को सुन सके। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद रिलीफ विच द प्लेंटिफ क्लेम्स, वो जो रिलीफ उसने मांगा है वो प्रेयर क्लॉज वो, एंड वेयर द प्लेंटिफ हैज अलाउड अ सेट ऑफ रिलिंक्विश अ पोर्शन ऑफ हिज क्लेम द अमाउंट टू बी अलाउड अ रिलिंक्विश, और जहाँ पे सेट ऑफ है, ठीक है,
तो सेट ऑफ का क्लेम है, तो उस सूरत में जो वो समझता है कि इससे पैसे मैंने भी लेने थे प्लेंटिफ ने, सेट ऑफ आगे चल के हम पढ़ेंगे, तो उस सूरत में वो सेट ऑफ की डिटेल जो है वो भी देगा। द प्लेंटिफ हैज अलाउड ए सेट ऑफ आर लिंकेज ए पोर्शन ऑफ हिज क्लेम द अमाउंट सो अलाउड आर लिंकेज, जहाँ पे वो कहता है कि मैंने इससे 500 रुपया लेना था और ये भी दुरुस्त है कि मैंने इससे 200 रुपया जो है वो लेना है, लिहाजा मैं 200 रुपया रिलिंक्विश करता हूँ, इससे 300 यानी 200 रुपया सेट ऑफ करता हूँ और 300 रुपया जो है वो इससे क्या करता हूँ, क्लेम करता हूँ। यहाँ कोर्ट की जुरिडिक्शन में लाने के लिए केस को वो कहता है कि जी मैं इतने हद तक अपना क्लेम रिलिंक्विश करता हूँ, तो वो फिर उसको प्लेंट के अंदर क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। I कहता है the statement of the value of the subject matter of the suit for the purpose of the jurisdiction and court fee so far as the case admits। उसके बाद फिर एक और स्टेटमेंट जो प्लेंट के अंदर आएगी वो ये होगी कि सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू क्या है फॉर द पर्पज ऑफ जुरिडिक्शन एंड कोर्ट फी, ताकि कोर्ट अपनी पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन भी देख सके और कोर्ट फी को भी देख सके। ठीक है, तो ये था क्लास 1। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ाया है कि अब मैंने आपको ये जो है वो डिटेल में जो है इसको पढ़ाना जो है वो शुरू करना है। ये चीज़ें आपने देख तो ली हैं, लेकिन मैंने बड़ी मेहनत करके आपके लिए कुछ बनाया है, आप ज़रा उसके ऊपर आए। ये देखें, ये देखें, ये बाद अब जनाब अदालत से ये वो बेसिकली क्या है, ये क्या है, ये है वो एक प्लेंट की कॉपी है। तो आप नज़र आ रहा है आपको बाद अदालत, तो ये बेसिकली किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ये क्लास ए की रिक्वायरमेंट है, द नेम ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज ब्रॉट। तो आपको मेरी एक बात याद आई, मैंने आपको वंस ये बात कही थी कि कोर्ट में जो कुछ भी होता है वो किसी लॉ के तहत होता है। ठीक है, तो ये लॉ आपके सामने है कि देखें अगर प्लेंट भी लिखना है तो उसका एक स्पेसिमन जो है वो दिया हुआ है। अच्छा, एक मिनट में आपको डायरेक्ट प्लेंट में ले आया। ये देखें, वो जो अपेंडिक्स ए फॉर्म हमने पढ़ा था ना, तो ये वही तो है, वो प्लेंट की डिस्क्रिप्शन ही तो बता रहा है। वो जो प्लीडिंग में उधर फॉर्म रूल 3 हमने पढ़ा था ना, तो ये उसी फॉर्मेट के अंदर जो है ये जो प्लेंट है इसको क्या किया गया है, लिखा गया है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये हो गया रूल 1। बी में क्या है, ये कोर्ट का नाम आ गया, ये प्लेंटिव की डिस्क्रिप्शन आ गई, ऑर्डर 7 और रूल बी क्लॉज बी जो है द नेम डिस्क्रिप्शन प्लेस रेजिडेंस ऑफ द प्लेंटिव। उसके बाद सी में किसकी आ गई, डिफेंडेंट की आ गई। ठीक है, तो ये सी द नेम डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट सो फार एज दे मे बी कैन बी सर्टेन। उसके बाद where the plaintiff or defendant is a minor or a person of unsound mind, a statement to that effect। अच्छा, ये मैंने वो वाली प्लेंट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये देखें, ये अपेंडिक्स ये है ना, क्यों बच्चों, यही है ना, ये हम कल कर रहे थे। अपेंडिक्स ये जो है, इसमें देखें डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज इन पार्टिकुलर्स, इसमें नीचे आए तो आपको नजर आएगा, ये देखें ए बी नाम और उस आगे लिखा होगा ए माइनर, वो एक माइनर है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका ज़ात और उसका वो सब कुछ लिख के, और आगे किसका नाम आएगा, और उसका नेक्स्ट फ्रेंड का नाम आएगा जिसके थ्रू जो है कि वो दावा जो है वो करने जा रहा है, या जिसके थ्रू उसको क्या किया जा रहा है, सू किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको फिर समझ आके इसकी ये जो है ये जो क्लास था डी, इसकी समझ आ गई। उसके बाद है द फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एक्शन, जो मैं आपको बता चुका हूँ, वही ऑर्डर 6 रूल 2 और 4 वाले जो हैं वही आपका कॉज ऑफ एक्शन बनाते हैं। और अभी मैंने आपके लिए जो एग्जांपल रखी, इसके अंदर देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे उसने वो कॉज ऑफ एक्शन का जो है वो जिक्र किया है। एक मिनट, ये आ गया, तो अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये है, ये देखें, ये ऑर्डर 7 रूल 1 ई, ये क्या मुद्दालेम की नियत में फतूरा हो गया है। अब उच्छेद खंडों के जरिए रकबा मकबूजा मुदियान बका रकबा इतना पर जबरन खिलाफ कानून व खिलाफ वाक़ बिला तो मुश्तरका खाता का फ़ायदा व दीगर मुद्दालेम 2 या 4 की शय पर कब्जा करने और मुद्दई के पूर्व में कब्जा में दाखिलत करने और मुदियान को भी दखल करने की धमकी दे रहे हैं, जिसका उन्हें कोई अखलाकी सवाल हक हासिल ना है। और ये ना इसके साथ ही इसने लिखा था, ये जिम्मा नंबर 6 देखें,
ये के बनाए दावा मुद्दान बर खिलाफ मुद्दालिम के कतीन कार पर अरसा तकरीबन एक हफ्ता कबल उसकी धमकियों से शुरू होकर ताहाल जारी है। बेसिकली ये उसने जो लिखा है ना, ये क्लॉज ई में के बताओ फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एंड व्हेन इट अरोज, तो वो ये बता रहा है कि ये बनाए दावा एक हफ्ता कबल, तो वो बता रहा है कि कब मुझको कॉज ऑफ एक्शन जो है वो अरोज हुआ है। और ये बताना इसलिए जरूरी होता है ताकि वो कोर्ट वहां से आगे फिर वो जो उस दावे के लिए जो लिमिटेशन है कोर्ट उसको जो क्या है वो क्या कर सके, काउंट कर सके। ठीक है, उसके बाद एफ क्या था, द फैक्ट शोइंग द कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन। ठीक है, तो इधर देखें, ये देखें, ये कि रहायश फ्री कैन हदूद तहसील चीचा वतनी में है, इसलिए अदालत जनाबे वाला को इख्तियार समात हासिल है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो हमने ऑर्डर रूल 16 से 20 तक पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन पढ़ा था। ठीक है, कि दावा कहाँ होगा, तो ये वही उसी की बात हो रही है। वहां से ही कोर्ट ने गेस करना है कि चूंकि प्रॉपर्टी चीचा वतनी में है और जैसा भी चीचा वतनी में पोस्टेड है तो लिहाजा कोर्ट को इख्तियार समात जो है वो हासिल है। तो एक जो प्लेंट है उसका एक जिमन ये भी जो है वो क्या है वो लिखा जाएगा। तो ये मैंने क्लास एफ की जो है तफसील बता दी आपको। उसके खिलाफ जी के द रिलीफ विच द प्लेंटिफ क्लेम, अब रिलीफ वो आपके सामने है, वो आगे चल के हम रूल 7 में भी पढ़ेंगे कि रिलीफ जो है वो ये देखें एंड पे प्रेयर लिखी होती है ना, मैंने भी यहाँ लिखा है ऑर्डर 7 रूल 7 जो है, और क्लास 1G जो है के अंदरी हालात इस्तदा है कि दावा हुक्म इम्तनाई दवामी बदी उमर डिग्री फरमाया जाए कि मुद्दा रकमा ये, तो ये उसने क्या किया है, ये उसने अपना जो है वो क्या लिखा है, अपनी इस्तदा लिखी है, अपना रिलीफ लिखा है। इसके बारे में स्पेसिफिक हम रूल भी पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, और वो कौन सा होगा, वो रूल 7 होगा। ठीक है, अच्छा साथ में ही देखें हम ऑर्डर 6 रूल 15 में वो तस्दीक जो वेरिफिकेशन पढ़ के आए थे वो भी आपको इधर जो है वो नजर आ रही होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अच्छा, फैक्ट शोइंग द जुडिशल कोर्ट हैज जो रिलीफ वेयर द प्लेंटिफ हैज अलाउड अ सेट ऑफ or relinquish a portion of his claim, the amount so allowed और relinquished, ये तो मैं खैर आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कि अगर वो कोई अपना हिस्सा छोड़ रहा है अपनी प्लेंट का, क्योंकि हमने पढ़ा था ऑर्डर 2 रूल 2 में कि अगर वो अपनी मर्जी से उस केस को कोर्ट की जुरिडिक्शन में लाने के लिए रिलिंक्विश करे तो ये उसकी मर्जी है, लेकिन अगर वो रिलिंक्विश करना चाहता है तो फिर उसके बारे में स्पेसिफिकली प्लेंट में लिखा होना चाहिए कि वो कितना कुछ जो है कितना हिस्सा उसका रिलिंक्विश कर रहा है। ठीक है, और सेट ऑफ से मुराद क्या है कि मैंने इससे 500 लेना है। ठीक है, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि इसने भी मुझसे 300 लेना है, तो मैं उसको जो है वो तस्लीम करता हूँ, तो ये 200 रुपया मेरा कोर्ट जो है वो डिक्री करे, इसको कहते हैं सेट ऑफ। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक है आई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, द स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द सूट फॉर द पर्पस ऑफ जुरिडिक्शन एंड कोर्ट फी सो फार एज दे कैन इन एडमिटेड। अच्छा आप देखें, एक था क्लास एफ और आई, क्लास एफ में भी जुरिडिक्शन का जिक्र है और क्लास आई में भी जिक्र है। क्लास एफ बात कर रहा है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की। जब टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात करनी है तो बताना है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो चूंकि बहावलपुर में सिचुएटेड है तो वो कोर्ट को जुरिडिक्शन हासिल है। तो कोर्ट ये सोचेगी कि रूल 16 ऑर्डर सेक्शन 16 ये कहता है कि जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही हो वहां दावा हो सकता है, तो लिहाजा कोर्ट वहां से ये अज्यूम करेगी कि कोर्ट की जुरिडिक्शन है या नहीं है। और अगर कोर्ट को लगे कि मेरी जुरिडिक्शन नहीं है, प्रॉपर्टी भी यहाँ सिचुएट नहीं करती, कॉज ऑफ एक्शन भी कहीं और अक्रू हुआ है, पार्टीज भी यहाँ रिजाइड नहीं करती, तो कोर्ट क्या करेगी, ऑर्डर 7 रूल 10 में प्लेंट को रिटर्न कर देगी। ठीक है, अच्छा जो क्लास आई है वो है सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन। वो क्या है, देखे ना, मैं इस वक्त सिविल जज क्लास 2 हूँ, तो मेरी जो जुरिडिक्शन है किसी केस को सुनने की वो 50 लाख रुपए है। ठीक है, वो 50 लाख रुपए है। तो अगर वो बंदा जो है वो लिखे कि मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू की कीमत जो है वो 70 लाख रुपए है, 70 लाख रुपए है, तो क्या मैं उस केस को सुन सकता हूँ? नहीं सुन सकता। ठीक है, तो वो वैल्यू बताए उसकी किसकी, सब्जेक्ट मैटर की, और साथ ही साथ क्या करे वो उसकी
उसकी वैल्यू किस लिए बताए, फॉर द पर्पज ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट एज वेल एज कोर्ट फी, दोनों के लिए बताए। अब मैं आपको बताऊं, जो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू जो डिटरमिन होती है वो सूट वैल्यूएशन एक्ट के तहत जो है डिटरमिन होती है, ठीक है। और जो मसलन कोर्ट फी डिटरमिन होती है वो कोर्ट फी एक्ट के तहत जो है वो डिटरमिन होती है। तो हम ये दोनों चीजें बड़ी अच्छी तरह से जो है वो पढ़ चुके हैं। अब देखिए उसने क्लास आई कहाँ पे लिखा है, उसने यहाँ लिखा है ये के मालिक का दावा बगर्जे कोर्ट फीस वाह अख्तियार समात, ये वो लिखना भूल गया है, मबलग 10,000 रुपये मुकर्रर की जाती है। यानी उसने 10,000 रुपया उसकी अपने दावे की कीमत जो है वो लिखी है। और ये भी हमने बड़ा डिटेल में पढ़ा था कि सूट वैल्यूएशन एक्ट हो गया कि ये या कोर्ट फी एक्ट हो गया कि किस तरह से एक वैल्यू दावे की जो है वो उसको मुकर्रर किया जाता है। इंशाल्लाह हम उसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो बच्चों मैंने कोशिश की है कि मैं आपको जो है वो रूल 1 जो है वो अच्छी तरह से जो है वो आपको मैं करवा सकूं। मैंने आपको थ्योरेटिकली भी पढ़ाया, मैंने आपको प्रैक्टिकली एक प्लेट की शेप भी दिखाई और वहां पे मैंने उसके निशानात लगा के आपको समझाने की भी कोशिश की कि ये वाले जो होते हैं वो फैक्ट होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी बता देता हूँ कि ऑर्डर 6 जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि ऑर्डर 6 में और 7 में फ़र्क ये है कि ऑर्डर 6 वो कंटेंट्स ऑफ द प्लीडिंग से जर्नली डील करता है, जबकि जो प्लेंट वाला ऑर्डर 7 है वो पार्टिकुलरली द कंटेंट्स ऑफ द, यानी वो खास खास बातों की बात करता है, जबकि रूल 6 उन बातों की बात करता है जो कि प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट दोनों में होनी जरूरी है, ठीक है। जबकि रूल ऑर्डर 7 उन प्रिंसिपल्स की बात करता है जो सिर्फ प्लेंट के हवाले से होंगे, ठीक है। लेकिन जब वो पेपर में आपसे पढ़ेगा व्हाट आर द जनरल रूल्स ऑफ प्लीडिंग, तो फिर आपने रूल 6 ही लिखना है। लेकिन जब वो कहे ना कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ प्लीडिंग, तो फिर आपने कोशिश करनी है कि रूल 7 ऑर्डर 7 और 8 भी कवर करें, क्योंकि वो सारे रूल्स ही पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फॉर्म ऑफ प्लेंट आर गिवन अंडर अपेंडिक्स ए, ये उधर ऑर्डर 6 रूल 3 भी था जो बताता है कि एंड पे दिए, मैं आपको दिखा भी चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ऑर्डर 7 रूल 1 इज टू बी रेड विद अपेंडिक्स ए, वो मैंने आपको बताया वो शेप कैसे। ऑर्डर 7 रूल 1 क्लास ई इज टू बी रेड विद ऑर्डर, वो जो कहता है कॉज ऑफ एक्शन जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फैक्ट्स, ठीक है। अच्छा जी, ये मैं आपको बेसिकली सब कुछ जो है वो करवा चुका हूँ। अच्छा, अब ये हो गया, सही है। अब हम आगे चलते हैं। होप कि आपको मेरी बात बड़ी अच्छी तरह से जो है वो समझ आ गई है, ठीक है। अब है मनी सूट, ठीक है। कहता है जी वेयर द सुप्लेटिव सीक द रिकवरी ऑफ मनी द प्लेंट शैल स्टेट द प्रिसाइज अमाउंट क्लेम्ड, वो बताए कि भाई कितने पैसे मैंने दूसरे बंदे से जो है वो लेनी है। लेकिन उसकी एक्सेप्शन क्या है, बट वेयर द प्लेंटिव सू फॉर मीन्स प्रॉफिट और फॉर एन अमाउंट विच बी फाउंड ड्यू टू हिम ऑन टेकिंग अनसेटल अकाउंट बिटवीन हिम एंड डिफेंडेंट और फॉर मूवेबल इन द पोजेशन ऑफ द डिफेंडेंट और फॉर डेट्स ऑफ विच द वैल्यू ऑफ द he cannot after the reasonable danger estimate the plaintiff shall state the approximate amount or value of the suit। देखें, जनरल रूल ये है कि वो एग्जैक्ट अमाउंट लिखे, प्रिसाइज अमाउंट लिखे जो उसने लेनी है, लेकिन उसकी एक्सेप्शंस क्या हैं, अब आपने पेपर में इसको इनलिस्ट करके रखना है जहां पे वो मींस प्रॉफिट क्लेम कर रहा हो। अब हमें पता है कि मींस प्रॉफिट जो है वो तो कोई इंक्वायरी होगी, प्रीलिमिनरी डिक्री होगी, फिर उसके बाद फाइनल डिक्री के वक्त जब कमीशन मौके पे जाएगा और वो फिर वहां से इकट्ठा करेगा तो पता चलेगा ना कि मींस प्रॉफिट जो है यानी कितना उसका जो है उसके मींस प्रॉफिट बनते हैं। मीन प्रॉफिट क्या है, वो आप जो है डेफिनेशन क्लॉज में जो है वो उसकी मींस प्रॉफिट की डेफिनेशन जो है वो उसको आप देखें, ठीक है। अच्छा, but where the plaintiff sue for means profit or for an amount which will be found due to him। अच्छा, यहाँ अनसेटल्ड अकाउंट हो, देखे ना एक पार्टनरशिप है, ठीक है, एक पार्टनरशिप है, तो उस या एक प्रिंसिपल एजेंट है, तो पार्टनरशिप में एक पार्टनर के पास अगर अकाउंट्स है तो दूसरे को नहीं पता कि क्या प्रॉफिट लॉस हुआ है, तो वो अनसेटल्ड अकाउंट है। तो उस सूरत में वो एकदम से नहीं बता सकता कि मैंने इससे कितने पैसे लेने हैं, ऑब्वियसली वो अप्रॉक्सीमेट बताएगा
और बाद में हिसाब किताब होगा कि उसके असल पैसे कितने बनते हैं, जिसको हम सूट फॉर रेंडिशन ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। और फॉर मूवेबल इन हिज पोजेशन, इन द पोजेशन ऑफ द डिफेंडेंट, या जहाँ पे उसकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके डिफेंडेंट के कब्जे में, और उसकी नेचर ऐसी है कि उसकी जो मेजरमेंट है वो उसकी वैल्यू जो है वो आम तरीके से असर्टन नहीं हो सकती, तो वो उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो लिख सकती है। फॉर डेट ऑफ विच द वैल्यू ही कैन नॉट आफ्टर एक्सरसाइज ऑफ रीजनेबल डिलीजेंस एस्टिमेट, या वो ऐसे डेट्स हैं जिसकी वो एट दैट टाइम से वो कहता है कि मेरे वालिद ने इसको कर्जा दिया था लेकिन मुझे इस वक्त इल्म नहीं है कि वो एग्जैक्ट कितना कर्जा था, तो वो एस्टीमेट वैल्यू वहां पे प्रिंट में जो है वो लिख सकता है। होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई है। रूल 2 जो है वो इजी है। आगे चलते हैं, अब रूल 3 के ऊपर चलते हैं। वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, द प्रिंट शैल कंटेन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी sufficient to identify it, and in case such property can be identified by boundaries or numbers in a record of settlement of survey, the plaintiff shall specify such boundaries or number। वो कहता है कि सिंपल ये लिख देना कि मैं 2 कनाल का मालिक हूँ, ये काफी नहीं होगा। अगर वो प्रॉपर्टी का खसरा नंबर है, किला नंबर है, उसका रिकॉर्ड खेवड़ नंबर है, खतौनी नंबर है, इंशाल्लाह इस पे भी एक लेक्चर रखेंगे कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो वो कहता है या उसकी बाउंड्री तो उससे उसको मेंशन करना जरूरी है। तो आप जरा देखें यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूं, उसने इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी की है। ये देखें, ये रूल 1, ये कि राजी मंदरजा खेवड़ नंबर 16, खतौनी नंबर इतना, सालम खाता इतना, इतने कनाल, इतने मरले, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के मुताबिक शीशा वतनी जिला साहब मुरब्बा प्लाट का मुताबिया राजी है। तो देखें उसने एक प्रॉपर्टी लिख दी ना, क्यों भाई? तो दिस इज द थिंग कि प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन जो है वो उसमें देनी जो है वो जरूरी है, और उसको इस तरह से जो है वो स्पेसिफाई करना जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर फर्ज करें, अगर एक रिटर्न एग्रीमेंट है और उस एग्रीमेंट के अंदर प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन लिखी है, तो फिर आपके लिए ऑप्शन है कि आप प्लेट में लिख दें उसकी डिटेल, या आप सिंपल उस एग्रीमेंट को रेफर कर देंगे ना, तो यकीन जानिए आपका वो दावा जो है वो मेंटेनेबल है, ठीक है। जैसा कि हमने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाले स्पेसिमन में भी देखा था, उसने प्रॉपर्टी को डिटेल नहीं दी थी उसने प्लेट के अंदर, उसने सिंपल वो एग्रीमेंट जो है वो रेफर किया था, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपने देखा प्रॉपर्टी की तफसील आ गई है। तो ये यही चीज ये कह रहा है कि अच्छा जी, अगर वो मसलन बाउंड्रीज बता सकता है तो मशरक में क्या है, मगरब में क्या है, शमाल में क्या है, जनूब में क्या है। अच्छा, एज ए जज मैं बताऊं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है समटाइम। मेरे पास तो जब भी कोई दावा आए ना, तो मैं बड़े गौर से उसको उसमें ये देखता हूँ कि इसने प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई किया है। होता ये है कि मुश्तरका खाता है ना, मुश्तरका खाता जो होता है वो भी डिवाइड नहीं हुआ होता, उसमें रोड भी खुद से छोड़े होते हैं प्राइवेटली। तो वो जो लोगों ने जो प्रॉपर्टी खुद से छोड़ी होती है ना रोड्स के लिए, वो अब रिकॉर्ड में तो मालिक होते हैं क्योंकि अभी वो प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं हुई, तो वो उस सड़क वाली जगह को बुनियाद बना के अदालत में आ जाते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं जी हम मुश्तरका खाते में मालिक हैं, तो ये जो है ना इसमें मुदाखलत ना करे। तो वो असल में करना क्या चाह रहे होते हैं, उस दावे की आड़ में वो जाके एक्चुअली किसी के और के प्लाट पे कब्जा करना चाह रहे होते हैं। तो मैं फौरन उनसे कहता हूं कि आप पहले अपनी प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करें कि आपके मशरक में क्या है, मगरब में क्या है, शुमाल में क्या है, जनूब में क्या है, ताकि मुझे भी पता चले। या मैं कहता हूं कि आप साथ में साइट या स्केल्ड या अनस्केल्ड प्लान जो है, एक नक्शा जो है वो आप साथ में जो है वो लगाएं। तो होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। ये था रूल 3, इजी था और मैंने प्रैक्टिकली भी आपको बता दिया। रूल 4 कहता है कि हाँ जरा हम देख लें, इंडेक्स आप होप के साथ बना रहे हैं।
सबसे पहले रूल 1 में हमने पढ़ा था पार्टिकुलर्स टू बी कंटेन इन प्लेट। रूल 2 में हमने पढ़ा इन मनी सूट। रूल 3 में हमने पढ़ा वे सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज इमोल प्रॉपर्टी। अब रूल 4 में हम पढ़े व्हेन प्लेंटिफ सूज एज ए रिप्रेजेंटेटिव। अब हमने ऑर्डर 1 रूल 8 पढ़ा, डिटेल में पढ़ा, हमारा यूट्यूब पे लेक्चर भी पढ़ा है। अगर आपने अभी तक नहीं सुना तो प्लीज पहले उसको सुन लें, वो बड़ा डिटेल में हमने किया था। हमने देखा था कि कब न्यूमरस पर्सन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सू कर सकते हैं या सू किए जा सकते हैं, और उसके लिए कोर्ट की परमिशन लेनी जरूरी है, नोटिस वगैरह जो है उनको देना जो है वो जरूरी है। ठीक है, तो ये भी उसी के साथ ऑर्डर 1 रूल 8 मस्ट बी रेड विद ऑर्डर 7 रूल 4 where plaintiff sue as a representative, where the plaintiff sues in a representative character, the plaintiff shall show not only that he has an actual existing interest in the subject matter, but that he has taken the step, if any, necessary to enable him to institute a suit concerning it। अच्छा, ये इस तरह भी हो सकता है कि अगर आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव किसी का सूट कर रहे हैं, कोई मुख्तार खास आप दावे को दायर करना चाह रहे हैं, मुख्तार आम आप दावे को दायर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उस सूरत में आपको जारी बात है कि वो कोई अथॉरिटी लेटर साथ लगाना पड़ेगा। लेकिन ऑर्डर A1 रूल 8 के रेफरेंस से इसको इस तरह से पढ़ा जाएगा कि मसलन उसने उनके फर्ज करें कि एज पर लॉ अगर उसने उनको नोटिस देना था वो दावा करने से पहले, तो वो फिर प्लेंट में लिखे कि मैं इन के बिहाफ पे जो है वो दावा कर रहा हूँ और इनकी परमिशन के साथ मैं ये दावा जो है वो दायर करने जा रहा हूँ। फिर आगे लिखे कि मैंने ये दावा करने से पहले इस कोर्ट से परमिशन भी ली है कि मैं रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में उनके बिहाफ पे दावा कर सकूं। अगर वो ये सब कुछ नहीं करेगा तो वो दावा फिर इंडिविजुअल कैपेसिटी में ही समझा जाएगा। तो अगर आप ऑर्डर 8 रूल 1 का लेक्चर, ऑर्डर 1 रूल 8 पे लेक्चर सुन लें तो उसके साथ इसको मिला के पढ़ें तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, दोबारा इसको पढ़ रहा हूँ। वेयर द प्लेंटिफ सू इन ए रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, the plaintiff shall show not only that he has an actual existing interest in the subject matter, but that he has taken the step if any necessary to enable to institute a suit concerning it। अच्छा, इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि अगर एक एजेंट है और वो रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो किसका वाला प्रिंसिपल का, तो वो लिखे कि मैं बतौर एजेंट जो है वो दावा दायर कर रहा हूँ, और फिर आगे ये भी लिखे कि फर्ज करें अगर एक कोई कंपनी के बिहाफ पे दावा कर रहा है तो वो फिर ये भी लिखे कि दैट ही हैज टेकन द स्टेप इफ एनी नेसेसिटी टू इनेबल टू इंस्टीट्यूट अ सूट, कि उसने वो दावा करने से पहले एक रेजोल्यूशन पास करवा ली है कंपनी एक्ट के तहत, जो कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 है शायद, उसके तहत एक उसने वो एक रेजोल्यूशन पास की है और उन्होंने मुझे अप्रूव किया है कि मैं दावा कर सकूं। तो ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी होंगी तो वो दावा जो है वो दायर होगा। ठीक है, रूल 5 ये कहता है कि डिफेंडेंट इंटरेस्ट एंड लायबिलिटी टू बी शोन, द प्लेंट शैल शो दैट द डिफेंडेंट इज आर क्लेम टू बी इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर एंड दैट ही इज लायबल टू बी कॉल्ड अपॉन टू आंसर द प्लेंटिव डिमांड। देखिए इसको इसकी मैं आपको एग्जांपल जो है वो मैं आपको इस तरह से इसकी मैं जो है एग्जांपल जो है वो दे सकता हूँ कि जहाँ पे एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा है और उसने ये बात लिखी है प्लेंटिफ ने कि जनाब ये मेरे हक में जो है वो रजिस्ट्री करे, तो उसको ये भी लिखना पड़ेगा कि एज पर दैट एग्रीमेंट डिफेंडेंट की ये लायबिलिटी है कि वो अब प्रॉपर्टी अपने पैसे बाकी ले और मेरी फेवर में उसको क्या करे, ट्रांसफर करे। और अगर वो परमानेंट इंजंक्शन का दावा कर रहा है तो वो ये लिखे कि डिफेंडेंट को इस चीज का कोई इस्तेहकाक ना है कि वो बिला वजह मेरे उस कब्जे में जो है वो क्या मुदाखलत करे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये उसके अंदर जो है कि डिफेंडेंट की लायबिलिटी क्या है, प्लेंटिव डिफेंडेंट से क्या चाहता है, ये उसके अंदर जो है वो लिखना जो है वो जो है उसके अंदर लिखना जो है वो जरूरी होगा। ठीक है, तो होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। और ये था रूल 5, और ये देखें यहाँ पे रूल 5 की आपको एक एग्जांपल भी मिलेगी
ये आपके सामने है। ये कि मुद्दा अलीम को कहा और कहलवाया गया कि उच्च हथकंडों से बाज़म ममनू रहते हुए रकबा राजी मुदाखलत करने से बाज़ों उन्होंने लैतुल्लाह से काम लेते ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिससे नालिश दावा हाजा पैदा हुई। तो देखो वो रूल 5 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा। The defendant instead liable to be shown to the plaintiff shall show that the defendant is or claimed to be interested in the subject and that he is liable to be called upon to answer the plaintiff demand। तो होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई है, ठीक है। उसके बाद रूल 6 है, वो ये कहता है ग्राउंड फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन लॉ वेयर द सूट इज इंस्टीट्यूटेड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन द plaintiff shall show the ground upon which exemption from such law is claimed। ठीक है, ये वो कह रहा है कि अगर उसका दावा ज़ैदुल मियाद है और वो लॉ का सहारा लेना चाहता है उसको विद इन लिमिटेशन लाने के लिए, तो फिर उसको उसके बारे में ग्राउंड जो है वो लिखनी होंगी। देखो बच्चों, आपके जहन में आ रहा होगा लिमिटेशन एक्ट और उसका सेक्शन 5 वो हमेशा एप्लीकेशन की बात करता है, वो सूट की बात नहीं करता। सूट के साथ कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन नहीं लग सकती। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि क्या दावा ज़ैदुल मियाद हो तो क्या उसके साथ जो है वो सेक्शन 5 की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है कंडोनेशन ऑफ डिले की? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन के साथ जो है वो लगाई जा सकती है। तो फिर दावे में क्या है? दावे में ये रूल 6 है, आपने प्रिंट के अंदर ही लिखना है कि मैं किस बुनियाद पे एग्जेम्पशन जो है वो उसको क्या कर रहा हूँ, मैं क्लेम कर रहा हूँ। तो अब आपको ये समझाने के लिए कि ये क्या है, ये ग्राउंड फॉर एग्जेम्पशन फॉर लिमिटेशन लॉ क्या है, मैं आपको थोड़ी देर के लिए लिमिटेशन एक्ट में लिए चलता हूँ। ये लिमिटेशन एक्ट आ गया, प्लीज इसके रूल 11-12 पे आए आप जरा। ये देखें, कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड लिमिटेशन एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स, यानी यहाँ पे टाइम को क्या किया जा रहा है, एक्सक्लूड किया जा रहा है। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम डिफेंडेंट एब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान, जब वो पाकिस्तान से बाहर रहा हो। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोना फाइडी इन कोर्ट विदाउट जुरिडिक्शन, ठीक है। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच प्रोसीडिंग्स आर सस्पेंडेड। अब बच्चों यही तो वो बात कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर आपने लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 12 से लेके 20 तक जो टाइम एक्सक्लूड किया है, आपने भी वो टाइम एक्सक्लूड करवाना है, तो फिर उसके बारे में अपने प्लेंट के अंदर एक पैरा लिखो कि ये जो हालात थे जिनकी बुनियाद पे मेरा वो टाइम जो है वो लिमिटेशन का वो एक्सक्लूड होना चाहिए। इसी तरह फर्ज करें सेक्शन 6 है ना लिमिटेशन एक्ट का, जो किसकी बात करता है भला, डिसेबल की बात करता है कि वो डिसेबिलिटी के बाद जाके, लीगल डिसेबिलिटी के बाद जाके दावा कर सकता है। तो अगर वो डिसेबल था और अब वो एबल हो गया है और उसने दावा कर दिया है और वो बताना चाहता है कि जनाब मैं चूंकि डिसेबल था तो वो सेक्शन 6, 7, 8 के तहत वो टाइम एक्सक्लूड किया जाए, वो नहीं काउंट होगा, तो उस सूरत में उसको रूल्स इधर ऑर्डर रूल 6 ये कहता है ऑर्डर 7 का कि उसको प्लेंट में उसके बारे में एक पैरा जो है वो उसको जो है वो क्या करना पड़ेगा, उसको जो है वो लिखना पड़ेगा। तो होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। आज हमने ऑर्डर 7 रूल 1 to 6 जो है वो दायर किया है। और डियर एस्पिरेंट, अब आपका मैं रिस्पॉन्स देखूंगा तो मैं अगला लेक्चर शेयर करूंगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। थैंक यू सो मच। आपने दूसरों से शेयर भी करना है। अल्लाह हाफिज़।